मैच मेकिंग बहुत टफ टास्क है, खाली गुण मिलान नहीं है। क्या कुंडली से हमें पता लग सकता है कि मेरे लिए कोई राइट पर्सन है या नहीं है? हम बिल्कुल कुंडली से चेक कर सकते हैं हमारी सेनोरिटा कैसे होएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, प्यार करेगी। मेरे पास कोई आता है, मेरे पास कहता है, मैंने कहा कितने अफेयर है, कहता है मेरे तो बहुत अफेयर रहे, तो बेटा शादी के बाद भी रह सकते हैं। एंड अगर किसी ने लव मैरिज कर ली है तो क्या उससे अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, चार्ट्स चेक करवाने चाहिए उनको? अगर बम पटाखे फूट रहे हैं तो दिखाएगा नहीं। एक कपल है बट उनकी फैमिली ने ना कर दिया, प्रॉब्लम आ क्यों रही है? फैमिली रीजन नहीं है। 45% कुंडलियों में मंगल दोष होता ही होता। आजकल के कपल्स के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, क्या उन चीजों को पहले से ही चार्ट से देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है। और राहु केतु शनि इनमें से कोई प्लैनेट अगर डीवी में कनेक्टेड होता है तो बहुत बड़ी परसेंटेज बनती है कि डिवोर्स होने के चांस। हम ये टेक्निक यूज करते हैं कई बार शादी बचाने के लिए। हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, हम घर खराब नहीं करते, हम घर जोड़ने में बिलीव करते हैं। किसी की लाइफ में एक पार्टनर है तब भी उन्हें कुंडली मिलवानी चाहिए? खाली प्यार मोहब्बत से जीवन कट जाएगा? आज की डेट में क्या है, बच्चे नहीं हो रहे, हम चार्ट को देखकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता सकते हैं कि कब कब चाइल्ड बर्थ के लिए वैलिड पीरियड है। और अगर कोई जेनजी हमें देख रहा है जो जेनजी को नहीं पता पर उन्हें एक्चुअली पता होनी चाहिए, थोड़ा सा वेलकम टू द अनदर पॉडकास्ट ऑफ जोस्ट्रो। सो आज का थीम इज बेसिकली रिलेशनशिप्स एंड वी नो सर की रिलेशनशिप्स में कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, खासकर जब करंट जनरेशन को। सो मेरे कुछ सवाल हैं जो शायद दर्शकों की भी मदद कर सकें। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या कुंडली से हमें पता लग सकता है कि मेरे लिए कोई राइट पर्सन है या नहीं है? राइट पर्सन माने जो मेरे लिए सही हो, जिसके साथ मेरा बंधन मतलब सही मेरी रहे। सेनोरिटा। हाँ, हाँ, ये बोलो ना सीधा कि मेरी सेनोरिटा है या नहीं है। हम बिल्कुल कुंडली से चेक कर सकते हैं कि हमारी सेनोरिटा कैसे होएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी, प्यार करेगी, मॉरल वैल्यूज के साथ आएगी, एजुकेटेड आएगी। ये सारी चीजें चेक की जा सकती है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एक प्रेशर होता है शादी के लिए कि 28-30 तक तो शादी करनी ही करनी है। बट अगर हम एस्ट्रोलॉजी से चले तो क्या सही में कोई राइट टाइम होता है? नहीं, कोई राइट टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं ना, ये हमें सजेस्ट करते हैं कि इतने टाइम पीरियड में अगर हम शादी करेंगे तो अच्छा है। अगेन वो फिर टाइमिंग कैसे कनेक्ट हो गई, मैं एग्जांपल देता हूं। जितेश से ही, आज हमारे लिए जितेश ही ना एक बकरा बन गया है। जितेश, किसी की शादी कराई हमने जी। अब उसका आगे दोनों लड़का और लड़की का ना पीरियड खराब है 1.5 साल तक, उनके घर में प्रॉब्लम्स रहेंगी। क्या उनको 1.5 साल पहले शादी करनी चाहिए थी? नहीं, रुक जाते ना, क्योंकि शादी करने के बाद पीसफुल रहे, ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब क्या इंपॉर्टेंट हो गया? टाइम। अगर आपका टाइम अच्छा है और आपकी एज 24 है और आप सेटल्ड हो, अच्छी जॉब है, आप शादी करना चाहते हो, तो इस भावनाओं में मत बहो कि 28 के बाद करेंगे। अभी कर लो। आप अभी सेटल नहीं हो, टाइम अच्छा नहीं है, और अगर आपकी 28 में भी हो रही है, 29 में भी हो रही है, तो क्या फर्क पड़ता है? यहां पर 2 चीजें आपने ध्यान करना है। जिसके साथ आपकी शादी हो रही है, दोनों के डीवी कैसे कनेक्ट होते हैं, और अगेन मैच मेकिंग। अगर ये दोनों परफेक्ट हैं तो कोई भी सिचुएशन खराब नहीं होगी। एक सिचुएशन लेते हैं। एक इंसान है जो बहुत पढ़ा लिखा है, वेल सेटल्ड है, सही कमाता है, मतलब सब चीजें उसकी लाइफ में परफेक्ट हैं, बट उसको कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे। तो उसकी कुंडली में ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को उसकी एक्सप्लेन करे? ये मैं टेक्निकल बताता हूं। हमारी कुंडली का ना 7th हाउस जो होता है वो शादी को दर्शाता है। माने अगर हम 7th हाउस को किसी लेंस को लेकर स्कैनिंग करेंगे ना, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि हमारा स्पाउस जो है ना वो कैसा है, वो आगे कैसे रहने वाला है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं। ये लेंस तो बड़ा इजी हो गया ना, लेंस तो कैसे लगाएंगे? तो टेक्निकल बताता हूं। 7th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स, 7th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड, माने हमें 3 चीजें मिली। हम इन 3 चीजों को बाहर निकालेंगे, और जिन्होंने हमारे लास्ट पॉडकास्ट देखे उन्हें पता है कि हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। हम इनमें स्ट्रेंथ चेक करेंगे कि वो स्ट्रेंथ कहां पर वीकर आ रही है और कहां पर पॉजिटिव आ रही है। तो जो पार्ट हमारा वीकर होगा वहां पर हमारे रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, और जो पार्ट हमारा स्ट्रांगर होगा वहां पर हमारा पार्टनर बहुत ज्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से हम सारी चीजों को चेकिंग करते हैं। क्या चार्ट देखकर ये पता लग सकता है कि अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सही है? बिल्कुल पता लग सकता है, बिल्कुल पता लग सकता है। आपकी कुंडली में अगर लव मैरिज इंडिकेट कर रही है और फ्रीक्वेंट इंडिकेट कर रही है, मेरे पास कोई आता है, मेरे पास कहता है, मैंने कहा कितने अफेयर है, कहता है मेरे तो बहुत अफेयर रहे, तो बेटा शादी के बाद भी रह सकते हैं। ये थोड़ा वो प्लैनेट की पावर रुक जाएगी, तो उसको लव मैरिज करना ज्यादा अच्छा है। क्यों?
लव मैरिज करने के बाद आपका ना पहले एक बॉन्ड बन जाता है, लड़की का भी लड़के का भी, उसको भी उसके प्लस पता है, उसको भी उसके प्लस पता है, तो दोनों एक दूसरे सेटल कर लेंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली अरेंज मैरिज इंडिकेट कर रही है तो वहां पर फिर हमारे को सारी चीज देखनी पड़ती है, फैमिली भी, बड़ी सारी चीजें जो चेकलिस्ट बनती है सब देखनी पड़ती है। लव मैरिज का फॉर्मूला बता देता हूं। हमारा जो 5वां घर होता है ना कुंडली का, जैसे हमने बार बार डिस्कस किए 12 घर होते हैं, बड़ा प्यारा घर होता है वो रोमांस का होता है, लव का भी होता है। हालांकि उसमें और भी बहुत एट्रीब्यूट्स होते हैं, हम सिर्फ अभी लव को पढ़ रहे हैं। जिसका 5वां घर 11वें घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो यानी कि इसको रोमांस में, लव में बेनिफिट होने वाला, ये बच्चा बड़ा अच्छा है। जिसका 5वां घर 12वें घर के साथ कनेक्ट हो जाएगा यानी कि इसको अफेयर ही चाहिए, ही नीड समथिंग या शी नीड समथिंग। जिसका 5वां घर और 8वां घर कनेक्ट हो जाएगा वो भी अफेयर है। अब 5, 8 एक फार्मूला बन गया, 5, 12 दूसरा फार्मूला बन गया, 5, 11 तीसरा फार्मूला हो गया, और 5, 8, 12 अगर ये 3 कनेक्ट हो गए तो अब अफेयर तो होगा बट स्कैंडलेस होएगा। और अगर इसके साथ 11 लग जाता है तो ये शादी को मेटरलाइज करा देगा, यानी कि ये अफेयर शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। और अरेंज मैरिज की बात करेंगे तो हमारी कुंडली का दूसरा घर जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं फैमिली का हाउस। शादी करने के बाद लड़का लड़की अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं? फैमिली। उसको नया चाचा मिलता है, नई दादी मिलती है, सारे नए मिलते हैं। तो यानी कि फैमिली सपोर्ट करनी चाहिए। सेकंड हाउस हमारा स्पाउस का घर होता है 7th हाउस, यानी कि दूसरे घर के साथ 7वां घर भी कनेक्ट होना चाहिए। और गेन का घर कौन सा होता है? 11। तो 2, 7, 11 फार्मूला कनेक्ट होगा तो अरेंज मैरिज है, 5 कनेक्ट हो जाएगा तो साथ में लव मैरिज। एंड अगर किसी ने लव मैरिज कर ली है तो क्या उसे अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, चार्ट्स चेक करवाने चाहिए उनको? अगर बम पटाखे फूट रहे हैं तो दिखाएगा, और सब कुछ ठीक चल रहा है तो क्यों दिखाएगा? एंड अगर आपके पास कोई अगर कुंडली दिखाने आता है अपनी शादी के लिए या मिलन के लिए, तो आप क्या चीजें देखते हो उसमें? मैं तो उनको बोलता हूं कि आप जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो सबसे पहले आप क्या देखते हो? मेन्यू कार्ड। मेन्यू कार्ड में क्या चूज करते हो? जो सबसे ज्यादा सही लग रहा है, जो आपको अच्छा लगता है। हाँ जी। तो ऐसी अगर जितेश की मुझे शादी करानी है ना, तो मैं जितेश को बोलूंगा कि जितेश मैं तुम्हें मेन्यू कार्ड दे रहा हूं, लड़की में क्या क्या होना चाहिए, बताओ लड़की में क्या क्या होना चाहिए? माँ बाप के साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, मन है उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देख लो दर्शकों, ये रुक नहीं रहा है अभी, और बोलो। मोरल वैल्यूज होनी चाहिए। मॉरल वैल्यूज भी होनी चाहिए। देखो आज के जमाने में थोड़ा भगवान की तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए। बस इतना लाइक काफी है। पैसा नहीं चाहिए? पैसा तो चाहिए, पैसा भी चाहिए। एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ जी। या अनपढ़ चल जाएगा? नहीं एजुकेटेड ना, पैसा भी चाहिए, एजुकेटेड भी चाहिए, और बस इतना ही है। उसकी हेल्थ तो चाहिए। उसके बाद बता दो सर, आप ही बेसिक। नहीं, मैं तो मेन्यू कार्ड तुम्हारा है। देखो नटशेल क्या है, हमारी डिमांड क्या क्या है। अगर हमें चाहिए कि लड़की एजुकेटेड है तो एजुकेशन देखना पड़ेगा, लड़की पढ़ी लिखी है साथ में काम भी करती है, हमें काम भी देखना पड़ेगा। फिर हमारी शादी के बाद ना बहुत सारी चीजें हैं, कैसे? हेल्थ अच्छी हो, लॉन्जिविटी अच्छी हो, बच्चा भी करना होता है ना, चाइल्ड बर्थ सबको चाहिए, चाइल्ड बर्थ की भी पावर हमें मिले। इसका मतलब हम खाली कार्ड एक्सचेंज करके या हम लोग गुण मिलान करके हम बता दें कि इतने गुण मिलते हैं तो ये परफेक्ट हो गया? पॉसिबल है? एक टेस्ट करते हैं जितेश के साथ। जितेश, हमने आपके लिए एक बहुत सुंदर अच्छी लड़की ढूंढी, वो कह रही है कि माँ बाप की सेवा करो, वो कह रही है मेरे पापा के पास पैसे भी बहुत है, मैं दहेज की बात नहीं कर रहा हूं लेकिन है उनके पास। वो ब्रिलियंट लड़की है, उसने IIT टॉपर है और वो बहुत अच्छी IT कंपनी में जॉब भी करती है, यानी कि सब कुछ अच्छा है जी। सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसके अफेयर्स चलते रहते हैं। मानोगे? नहीं। और देखो कैसे नहीं मानो, क्यों? गलत है। तो इसका मतलब जितेश के लिए प्रायोरिटी क्या है कि उसकी मॉरल वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए, है ना? अब मैं बोलता हूं कि मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं, लड़की बहुत अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, उसने जस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ, चलेगा? चल जाएगा। तो यानी कि यहां पर इसने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब मैं कहता हूं लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन वो जॉब नहीं करती, कहती मैं जॉब नहीं कर सकती, चलेगा? चल जाएगा। तो आप समझे, यानी कि मैच मेकिंग बहुत टफ टास्क है, खाली गुण मिलान नहीं है। आपको क्या चाहिए इसके बेस पे मैच किया जाता है। और सेकंड, आपका एक पैरामीटर कुंडली का वीक है और अगर दूसरे पार्टनर का भी वीक हो गया तो इसका मतलब गाड़ी डगमगा जाएगी। अगर आपका वो पैरामीटर वीक है और दूसरे पार्टनर का स्ट्रॉन्गर है तो आप दोनों क्या कर लोगे? बैलेंस कर लोगे। तो
तो मैच मेकिंग सबसे टफ टास्क होता है एस्ट्रोलॉजर के लिए, और ये बहुत जरूरी होना चाहिए। लेकिन ये कैसे होना चाहिए कि पंडित जी 2 पत्रियां भेज दी, मैच मेकिंग कर दो ना। दोनों आके बैठो, आपकी नीड क्या है, आपकी डिमांड क्या है, आप क्या चीज करना चाहते हो, उसके बेस पे मैच मेकिंग किया जाता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मैच मेकिंग क्या होता है। जी। ये मैच मेकिंग होता है। एंड अगर कोई लव मैरिज करना चाहता है, किसी की लाइफ में एक पार्टनर है, तब भी उन्हें कुंडली मिलवानी चाहिए? और अगर मिलवाते हैं वो, तो इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? खाली प्यार मोहब्बत से जीवन कट जाएगा? नहीं। क्या क्या चाहिए? फैमिली, मोरल वैल्यूज, ये इसका सारी मतलब बाकी सारी चीजें मिलानी पड़ेगी जी। लव मैरिज में मिला क्या? सिर्फ प्यार। प्यार। तो प्यार सिर्फ एक फैक्टर होगा, आगे बेबी भी चाहिए, आगे फैमिली चाहिए, सब कुछ चाहिए ना जी। तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, हम दोनों को जानते नहीं। लव मैरिज में क्या होता है, हमारे को एक एट्रीब्यूट पता होता है कि इनके बीच में कनेक्टिविटी चल रही है, लेकिन दोनों में ही मैच मेकिंग करना एडवाइजेबल है। एक कपल है जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट उनकी फैमिली ने ना कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें एस्ट्रोलॉजी की कैसे हेल्प लेनी चाहिए? देखो, एक कपल है, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो उनकी फैमिली की वजह से उनकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? वो तो बहुत प्यार करते हैं। इसका मतलब उन दोनों के चार्ट के अंदर ना मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस है। तो रीजन कौन बन गया? फैमिली। वो कह रहे हैं हम तो बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार वाला एंगल तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन मैरिड लाइफ वाला जो एंगल है ना वो वीकर है। तो हम यहां पर रेमेडी किसकी कराएंगे, परिवार की या फैमिली की, या उनकी कुंडली की प्रॉब्लम की? कुंडली की प्रॉब्लम, क्योंकि परिवार तो पहले भी ऐसे था, आज भी ऐसा है। तो आपके चार्ट में ना अगर मैरिज की पॉइंट ऑफ व्यू स्क्रिप्ट अच्छी आ रही है, जैसे मैंने अभी बताया 2 7 11 आ रहा है, तो बहुत अच्छा चलेगा। अगर इसका अपोजिट 1 6 10 आ रहा है, यानी कि पहला घर, छठा घर और 10वां घर कनेक्ट हो रहा है, तो प्रॉब्लम रहेगी। कारण कुछ भी बन सकता है। कई बार ऐसा होगा परिवार ना बने, हस्बैंड की जॉब चली गई, ले ऑफ कर दिया, तब भी तो शादी डिस्टर्ब हो सकती है। हेल्थ खराब हो गई, तो हमें कॉज क्या पकड़ना है कि नया कपल जो आता है ना आजकल, मैं जेनजियो को पहले हाय हेलो गुड बाय बोल देता हूं, है वो कहेंगे इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम कहते हैं आंसर मत दो, जजमेंट मत निकालो, आंसर हमें देने दो कि प्रॉब्लम आ क्यों रही है। फैमिली रीजन नहीं है, रीजन कुछ हो रहा है, तो ये हम चार्ट से देख सकते हैं। मंगल दोष की बात करते हैं, तो मंगल दोष एक बहुत बड़ा फियर है आजकल, हर इंसान को बहुत डर लगता है। तो इतना बड़ा फियर बन क्यों गया, और सही में इतना बड़ा फियर है या बस एक ओवर हाइप करके उसे हवा बना दिया लोगों? आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं? हाँ जी। कौन सा डॉग सबसे खतरनाक होता है? पिटबुल, रॉटवीलर। रॉटवीलर है ना। अब मैंने आपको इनवाइट किया कि मेरे घर पे आओ, और सामने 2 रॉटवीलर बैठे हुए हैं, या वो कौन से शेफर्ड होते हैं, जर्मन शेफर्ड बैठे हुए हैं, आप आराम से बैठ जाओगे? नहीं। क्यों? थोड़ा डर तो लगेगा, मन ही मन लगेगा ना। हाँ। और मैं प्यारा सा डॉग ले आऊँ, वो आजकल जो चलते हैं छोटे छोटे, शिट्सू हो गया, वो गया, और वो बैठा हुआ है आराम से, आराम से बैठ जाओगे। हाँ। ऐसी हमारी कुंडली का ना मंगल है। अगर उस मंगल के अंदर पावर बहुत खराब है, यानी कि जर्मन शेफर्ड वाली पावर है, तो शादी तो दिक्कत देगा। और अगर वो नहीं है उसके अंदर वाली पावर, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो मंगल दोष करता क्या है? मांगलिक दोष मंगल से बनता है। 45% कुंडलियों में मंगल दोष होता ही होता है, क्योंकि प्लेसमेंट ही ऐसी है ना, वो बनेगा ही बनेगा। यहां पर आप ये ध्यान करो कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है, लेकिन आपका मंगल बड़ा प्यारा वाला है, वो जर्मन शेफर्ड टाइप वाला नहीं है, यानी कि काटने वाला, तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर वो बहुत खतरनाक है, उसमें लड़ाई झगड़े सब इन्वॉल्वमेंट आ रही है, स्कैंडल आ रहे हैं, तो यस, मांगलिक दोष मैरिड लाइफ को स्पॉइल करने का कारण बन जाएगा। अब मैंने जो इतनी बात बताई ना, इसमें लास्ट में आंसर क्या निकल रहा है कि मांगलिक दोष कारण बन जाएगा। एक्चुअली में मांगलिक दोष कारण नहीं बन रहा, मांगलिक दोष में मंगल का बिहेवियर कारण बन रहा है। तो इसलिए मंगल दोष से कुछ मत डरो। आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है, तो पहले आप देखो मंगल की स्ट्रेंथ क्या है। अगर मंगल की स्ट्रेंथ खराब है, तो हमारे शास्त्रों में विधिवत उसके कुछ पूजा के नियम बताए गए, उसकी रेमेडी करो। और ऐसा कहा जाता है मांगलिक दोष के बारे में कि अगर दोनों इंसान मांगलिक दोष है दोनों को, तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। ये सच है या मतलब कुछ और ही लोगों ने बना दिया इस चीज को? जितेश का ज्यादा मन हो रहा है मंगल दोष के बारे में, तो मैं समझाता हूं। देखो, हस्बैंड वाइफ दोनों है, एक बेचारा बहुत सीधा है और एक बहुत तेज। अब तेज वाले ने ना थोड़ी सी गाली गलोच कर दी, कुछ गलत बात कर दी, बेचारा सीधा वाला क्या कहेगा? कुछ नहीं, इग्नोर करेगा शायद। इग्नोर करे, लेकिन मन ही मन उसकी क्या चलेगा? बुरा लगेगा उसे।
अब दोनों ही तेज है, अब क्या होगा? लड़ेंगे बहुत, अब दोनों लड़के क्या करेंगे? झगड़े होते रहेंगे, जब एनर्जी खत्म हो जाएगी बैठ जाएंगे। होता क्या है, एक अगर लड़ रहा है और दूसरा भी वैसे ही रिप्लाई कर रहा है, तो कहीं ना वो दोष कैंसिल हो गया कि दोनों ताकतवर है। तो यानी कि इसका भी मंगल दोष है, इसका भी मंगल दोष है। तो शास्त्रों में क्या बोला कि ये ना मांगलिक दोष कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली में वो कैंसिल नहीं हो रहा, कि जा नहीं रहा, हम कह रहे हैं वो पावर आपस में एक दूसरे को यूटिलाइज कर जाएंगे। लेकिन एक का मांगलिक दोष है और वो भी नेगेटिव वाला, और दूसरे का नहीं है, वो प्रॉब्लम करेगा। तो वहां पर हमारे को मंगल दोष की विधिवत रेमेडी करनी चाहिए। अगर कोई देख के, लाइक कोई पंडित है, वो देख के कहता है कि आपका मंगल दोष है, आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए, तो पहली चीज तो क्या ये एडवाइस उनकी सही है? बिल्कुल गलत। तो फिर वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली? वो मैंने कहा ना, 10 रुपए की किताब जो आती है ना, उसमें सारे दोष लिखे होते हैं। वो पढ़ के ज्योतिषी बन जाओ। जैसे कोई आपके पास आए, हे राम, थोड़ा सा तांडव वांडव, जैसे मेरे को देखो छोटे छोटे बाल है, मेरे बड़े बाल भी नहीं है, रुद्राक्ष की माला भी नहीं है ना, तो मुझे तो बताना पड़ता है, मैं एस्ट्रोलॉजर। उनको बताना नहीं पड़ता, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि दे आर एस्ट्रोलॉजर। तो उन्हें क्या बताना पड़ेगा? काल सर्प है, पितृदोष है, मांगलिक दोष है, ये दोष है, वो दोष है। बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर नहीं है। तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को क्या एडवाइस करना चाहेंगे? प्रॉपर कंसल्टेशन करो। आप देखो, आप एक छोटा सा काम करने के लिए भी ना 4 बार सोचते हो। आपको मैं बता रहा हूँ, साबुन लेने के लिए भी सोचते हैं कौन सा अच्छा है। मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो भी अच्छा है। मोबाइल में देखो 2 अच्छी कंपनियां चल रही हैं, सैमसंग चल रहा है, एप्पल चल रहा है, कोई भी ले लो, फिर सोचते। तो अपनी लाइफ का आप पाथ डिस्कस करना चाहते हो, प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, इतना इजीली कैसे किसी पंडित जी के पास चले जाओगे? हाँ, अगर वो पंडित जी एजुकेटेड है, पंडित जी के पास सारी टेक्निक्स हैं, तो वो अच्छे। आजकल के कपल्स के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप्स हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उन चीजों को पहले से ही चार्ट से देखा जा सकता है? बिल्कुल देखा जा सकता है, कुछ हद तक रिजॉल्व भी किया जा सकता है। लेकिन हम बोलेंगे 100% रिजॉल्व हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। अब रिजॉल्व होगा कैसे? मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रॉब्लम आपके चार्ट में है और ये प्रॉब्लम आने वाली है, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्ब हो सकती है जी। तो एज ए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एज ए हम जो एक्सरसाइज करते हैं, आप क्या करते हो, उन चीजों को ना कम करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या हो जा रहा है? आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को कम कर रहे हैं। फिर एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, उसी के बेस के ऊपर ना कुछ रेमेडीज देता है। रेमेडीज कैसे देता है? हमारे हर प्लैनेट के ना कुछ एट्रीब्यूट्स है। जैसे सैटर्न, शनि की हमने बात करी लास्ट में, काली जो दाल खाते हैं ना, दाल मखनी, वो शनि का एट्रीब्यूट है। तो अब इसका मतलब एट्रीब्यूट क्या है? वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हम क्या करते हैं, काली दाल का प्रयोग करके शनि की रेमेडी करते हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई। तो इस तरीके से हम कुछ चीजों को साइकोलॉजिकल, कुछ चीजों को अच्छे से कंसल्ट करके, उनके पैटर्न को समझा के, और फिर रेमेडी का सहारा लेके ठीक करते हैं। शादी को न्यूमरोलॉजी कैसे इंपैक्ट करता है, या इनका आपस में क्या रिलेशन होता है? न्यूमरोलॉजी हमारी जो साइंस है ना जितेश, वो सब नंबर्स की है जी। शादी के लिए हमारे को मेन चाहिए मैच मेकिंग। तो मैच मेकिंग के लिए हमारा जो बेस्ट एडवाइस है ना, वो है हमारी कुंडली दोनों को मैच किया जाए जी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा नाम और लड़की का नाम, दोनों के नाम की वाइब्रेशन ना डिस्कनेक्ट हो रही होती है, वाइब्स मिलती नहीं है। तो हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे हमारे यहाँ पर शादी के बाद नाम चेंज करते भी है ना, जब ग्रह मिलान करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी का ये बेनिफिट ले सकते हैं कि अगर वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेट नहीं बैठ रही है तो हम उसको मैच करें। दूसरा क्या होता है, जैसे हमारी कुंडली हॉरोस्कोप्स के थ्रू काम करती है, न्यूमरोलॉजी में हमारे ग्रिड बनते हैं। एक होता है लोशो ग्रिड और एक होता है हमारा वैदिक ग्रिड। दोनों ग्रिड के अंदर ना जितनी ज्यादा दोनों कंपेनियन की शेयरिंग होगी ना, वो ग्रिड उतना अच्छा होएगा। तो नाम से कई बार हम एक आध नंबर को मैजिकली ले आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी को भी यूज किया जा सकता है, बट फिर मैं बोलूंगा मैच मेकिंग के लिए एस्ट्रोलॉजी परफेक्ट टूल है। एंड हम जानते हैं कि पेरेंटहुड एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का, एंड बहुत सारे पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी चीज है। बट पेरेंटहुड में बहुत सारे पेरेंट्स परेशान होते हैं, लाइक बहुत तरीके की परेशानियां, बहुत दिक्कतें, रुकावटें उनकी लाइफ में आती हैं। तो एस्ट्रोलॉजी से कैसे इन दिक्कतों की हम उनकी मदद कर सकते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आज के टाइम के हिसाब से तो बहुत वैलिड चीज है ये। इसको भी समझने के लिए ना कुछ चीजें बताता हूं आपको। है हमारी जब शादी होती है ना, तब हमारी डीबीए के टाइमिंग में ना एक स्क्रिप्ट ट्रैवल करती है, जिसको हम बोलते हैं 2, 7 और 11। अभी मैंने बताया भी जी। 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस जी। ये आप सब याद रखना, 2nd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस। ये ट्रैवल करता है तब हमारी शादी होती है। अगर ये ट्रैवल नहीं करेगा उस समय तो हमारी शादी नहीं होती है, या इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो शादी में चांसेस
वीकर हो जाते हैं। आपने सुना होगा, आपके बड़े यंग हो, आज की जनरेशन के हो, पहले आपने सुना होगा कि शादी होने के बाद ही ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, मदर फादर एडवाइस करते थे कि भाई चाइल्ड बर्थ पहले ही कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत आती। डॉक्टर्स भी बोला करते थे ना, क्योंकि चाइल्ड बर्थ एक बहुत, आज की डेट में तो नहीं, पहले क्या था, शादी के बाद सेकंड स्टेप भी चाइल्ड बर्थ था। आज मैं बोलूंगा थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है आज की डेट में। चाइल्ड बर्थ का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है 2, 5 और 11, सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस। तो शादी का क्या फार्मूला था? 2, 7, 11। और बच्चे का क्या फार्मूला है? 2, 5, 11। इनमें कितना परसेंटेज कॉमन है? मतलब रफली आप ले लो 66%। यानी कि शादी के बाद अगर किसी का चाइल्ड बर्थ का कुंडली उसको सपोर्ट नहीं भी करता ना, तब भी 66% उसको अलाउ हो रहा है, क्योंकि वो पीरियड चल रहा है उसका। इसी वजह से पहले बोलते थे कि शादी के बाद इंस्टेंट बच्चा कर लो, बाद में क्या होगा, आफ्टर 4-5 ईयर्स ये पूरी स्क्रिप्ट दोबारा आएगी, माने 2, 5, 11 दोबारा आएगा। हो सकता है उस समय ना आए, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा क्या हो गया, अब हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है। आज की डेट में क्या बच्चे नहीं हो रहे, उसका रीजन क्या, स्ट्रेस है, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी लगता है कईयों को, कई लगता है कि हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, उसके रेमेडियल क्या आ गया, IVF आ गया, सेरोगेसी आ गया, ये सारी चीज आ गया। हम चार्ट को देखकर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता सकते हैं कि कब कब चाइल्ड बर्थ के लिए वैलिड पीरियड है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्योंकि चाइल्ड बर्थ में ये भी एक लोगों को अवधारणा है कि फीमेल का चार्ट दिखा देते हैं, बेबी उसने प्रोड्यूस करना है ना। चाइल्ड बर्थ के लिए फीमेल का चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको परसेंटेज में कैटर करें तो 75 to 80% फीमेल के लिए और 20 to 25% मेल के लिए। दोनों के चार्ट को हम जब सेट करते हैं तो एक ऐसा पीरियड निकालते हैं कि ये DBA करेक्ट जा रहा है, और उस समय स्क्रिप्ट क्या ट्रेवल कर रही होती है, 2, 5, 11। अब वो ध्यान से देखो आप कि शादी होगी, हमारी शादी के बाद सबसे पहला इवेंट कौन सा होता है? हनीमून, है ना। अब हस्बैंड वाइफ दोनों जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, एक दूसरे को जान ले, कर ले ना। लव मैरिज में तो पहले जान लेते हैं, यहां पर जान ले। हनीमून का मतलब हो गया हमारे बीच में रोमांस फ्लो करेगा, ये हो गया 5th हाउस जी। तो जिनकी कुंडली में 2, 5, 11 वीकर था, लेकिन शादी तो हुई किससे, 2, 7, 11 से। तो 5 उनको कैसे मिल गया, बाय हनीमून, आर्टिफिशियली। तो यानी कि शादी के बाद चाइल्ड बर्थ का भी योग ऑटोमेटिकली बन गया है। तो ये देखो कुंडली और एस्ट्रोलॉजी कितना डीपर साइंस है, और हमारे पुराने मेथड में जो हमारी दादी नानी बोला करती थी ना, वो भी कितना कॉमन कनेक्ट होता है, ये साइंस का मेथड। अब सर हम पेरेंटहुड की बात तो कर रहे हैं, तो कुछ पेरेंट्स को ट्विन्स होते हैं, अब उनका DO भी सेम ही है, टाइम में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर तब भी होता क्या कि एक बच्चे की बहुत अलग पर्सनैलिटी और दूसरे की एकदम अलग। तो इसके पीछे क्या साइंस है, क्या एस्ट्रोलॉजी से क्या लिंक है, कि ऐसा क्यों होता है? ये देखो कितना इतना प्रिसाइज कर दिया इस चीज को। 2 ट्विन्स हैं, दोनों के बीच में मान लेते हैं 1 मिनट का गैप है, या 1 मिनट का भी नहीं, चलो 1 मिनट ले लेते हैं, बहुत कम पीरियड होता है, 2 मिनट का गैप है ना। डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, उस समय का बिल्कुल सिनेरियो भी सेम है। हाँ जी। मान लो आपने ना एक अलार्म फिट किया हुआ कि मैंने कोई ब्लास्ट करना है, और वो 2:50 2 सेकंड पे होना, तो हम कह सकते हैं 2:50 से 51 के बीच में इवेंट होने वाला है, कह सकते हैं जी। लेकिन 2:50 1 सेकंड पे ये इवेंट होएगा नहीं होएगा, क्योंकि हमने 2 सेकंड डिफाइन किया, और 2:50 4 सेकंड पे तब भी ये इवेंट एग्जीक्यूट हो गया, है ना। हम जब बहुत इन डेप्थ जाते हैं ना, तो पहले हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं जी, फिर उसके बाद होते हैं 27 नक्षत्र, फिर उसके बाद होते हैं हमारे 249 उप नक्षत्र। तो जब बर्थ होता है ना, तो प्लैनेट सेम रहता है, हाउस भी सेम रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। रेयरेस्ट होता है कि उस समय मूवमेंट कर रहा होता है, एक अलग बात है, 0.01% की बात कर रहा हूं। लेकिन उप नक्षत्र कई बार सेकंड्स में बदल जाता है। सपोज सुरेश का बर्थ हुआ और उसका सबलॉट बन रहा है मून, और रमेश उसके 2 मिनट बाद पैदा हुआ, सबलॉट चेंज हो गया मून से मास के अंदर, ठीक है। तो अब उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रही, मास की, और सुरेश के लिए क्या रही, फर्स्ट प्रेफरेंस मून की। अब सपोज हमारी कुंडली में ना मून बहुत अच्छा था, लेकिन मंगल अच्छा नहीं था, तो सुरेश को ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, रमेश को बेनिफिट नहीं मिलेंगे। माने ट्विंस के अंदर भी सब लॉर्ड की वजह से कोई प्लैनेट जो है वो अपना प्रोप्राइटरी राइट छोड़ देता है।
तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा करियर कैसे जाने वाला है, हमारा आगे का फ्यूचर कैसे जाने वाला है। बट जनरल सिनेरियो में क्या लगता है, जनरल लगता है कि हमारा टाइम सेम है, हमारा डे सेम है, तो हमारी कुंडली दोनों की सेम बनने वाली है। लेकिन इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में भी कई बार मोमेंट्स आ जाती है, ये रीजन रहता है ट्विंस का। जी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, कभी कभार एक पार्टनर आउट ऑफ इंडिया होता है और एक इंडिया में, या फिर एक दिल्ली में और एक मुंबई में, तो ये चीजें एक्चुअली वर्क कैसे करती हैं और एस्ट्रोलॉजी कैसे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स को गाइड कर सकता है? कभी कभी जितेश ये बहुत अच्छा होता है। ये कैसे अच्छा होता है, हमारे चार्ट में ना, मैंने बताया प्लैनेट्स की एक स्ट्रेंथ होती है जी। सपोज हमारे चार्ट में ना सेपरेशन आ रहा है, अब सेपरेशन का लास्ट स्टेज तो डिवोर्स ही होता है, या फिर उससे पहले झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो हमारे चार्ट में एक सेपरेशन आ रहा है कि हमारी मैरिड लाइफ इस वजह से डिस्टर्ब हो सकती है, और पता लगा हस्बैंड को ना अमेरिका ट्रैवल करना पड़ा जॉब के सिलसिले में, और वाइफ इंडिया में रहती है, और अब वो मिलते हैं 1-1.5 साल के बाद। तो इट मीन्स जो कुंडली उनको सेपरेट करना चाहती थी ना, वो एक आर्टिफिशियली मोड में हो गए सेपरेट, उनकी लाइफ बच गई। इनफैक्ट हम ये टेक्निक यूज करते हैं कई बार शादी बचाने के लिए, लॉजिक समझे ना, क्योंकि सेपरेट तो हो गए हम लोग, तो कई बार सेपरेशन अच्छा काम भी कर जाती है। बट रिलेशनशिप में अगर आप हो और शादी करनी है, अगेन फिर मैं बोलूंगा दोनों के चार्ट को मैच करके यूटिलाइज करके ही करना चाहिए। चार्ट में सेपरेशन या डिवोर्स इसके भी इंडिकेटर्स होते हैं? 101%। तो किस तरीके के इंडिकेटर्स, अगर थोड़ा बहुत अगर आप हमारे दर्शकों हाँ, मैं बिल्कुल बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि 7th हाउस जो होता है ना जी, वो हमारी कुंडली का शादी का घर होता है। हर घर का जो 12वां घर होता है ना, वो उसकी पावर को ना, उसकी एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को कम कर देता है। तो 7th हाउस का जो 12th हाउस बनता है 6th हाउस। आपकी कुंडली में अगर 6th हाउस ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और 1st हाउस और 10th के हाउस के साथ कनेक्ट हो रहा होगा, तो इट मींस शादी में गड़बड़ रहने वाली है। और इस समय मान लो किसी की लाइफ में लिटिगेशन का पीरियड चल रहा है, नॉर्मल हमने देख लिया, और उसकी शादी खराब चल रही है, तो लिटिगेशन कहां जाएगी? शादी में जाएगी ना। तो इट मींस डिवोर्स के चांसेस बनने लग गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी लिटिगेशन को कहीं और डाइवर्ट कर सकते हैं बचाने के लिए। तो अगर आपके चार्ट में 1-6-10 और 8वां घर और 12वां घर कनेक्ट होता है, और राहु केतु शनि इनमें से कोई प्लैनेट अगर डीवी में कनेक्टेड होता है, तो बहुत बड़ी परसेंटेज बनती है कि डिवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। क्या आप वैसे किसी को बोल सकते हो कि इस रिलेशनशिप में या इस व्यक्ति के साथ मत रहो? शादी से पहले, उसके बाद हम उनको समझाते हैं। हम अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, हम घर खराब नहीं करते, हम घर जोड़ने में बिलीव करते हैं, है ना। हमारी प्रॉब्लम है उसको बाहर लाते हैं, फिर साइंटिफिकली उनको प्लैनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति होगा ना, वो अंडरस्टैंड करेगा कि यस ये प्रॉब्लम है मेरी, क्योंकि अपने आप को ना वो बेहतर जानता है। हाँ, शादी से पहले मैच मेकिंग में मैं ब्लंटली कह देता हूं कि ये चार्ट सुटेबल नहीं है, इसको क्रॉस किया जा सकता है। दूसरी शादी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, खासकर इंडिया में, बट दिस इज समथिंग जो आजकल बढ़ता जा रहा है, लाइक लोग ओपन माइंडेड हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे और इसका एस्ट्रोलॉजी से आप कैसे इसको लिंक करना चाहेंगे? नहीं, दूसरी शादी कब होगी? मतलब दूसरी शादी पहला, जब पहली जाएगी, पहले डिवोर्स हमारे जो कानून के नियम है वो यही है ना, कि एक शादी जाएगी, टूटेगी, ऑफिशियली डिवोर्स होएगा, तभी दूसरी होगी। तो यस, अगर पहली शादी में दोनों का चार्ट कंपैटिबल नहीं था, तो ये जरूरी नहीं है कि दूसरी शादी में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि दूसरी शादी में पार्टनर चेंज हो जाएगा ना, फिर उसका चार्ट चेंज हो जाएगा। तो यस, उसको इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और सर ब्रेकअप्स की बात करते हैं थोड़ी सी, तो बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए ब्रेकअप्स, बट ब्रेकअप ऐसी चीज होती है जिसमें एक इंसान बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाएगा और एक इंसान बहुत लेट मूव ऑन करेगा। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम किसी इंसान को गाइड कर सकते हैं कि कैसे ब्रेकअप से उभरना है या कैसे उस फेज से बाहर आना है? जो मेरे को एक्सपीरियंस तो नहीं है इस चीज का, ब्रेकअप का, मैं आपसे पूछ लेता हूं। अब किसी का ब्रेकअप हो गया जी, वो मूव ऑन कैसे नहीं कर पा रहा, या वो बाहर कैसे निकल पा रहा? मतलब सर वो यादों में, उन्हीं यादों में स्टक है, या यादें कहाँ स्टोर्ड है? दिमाग में। दिमाग अब हम एस्ट्रोलॉजर क्या करेगा, पहले फिल्टर करके दिमाग पे पहुंचेगा, यानी कि फर्स्ट हाउस पे पहुंचेगा, फर्स्ट हाउस के प्लैनेट पे पहुंचेगा, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड पे पहुंचेगा, और फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉर्ड पहुंचेगा। उन तीनों में अगर हमारे को कुछ कनेक्टिविटी इस समय पीरियड के साथ कनेक्ट कर रही है तो रिजॉल्व हो जाएगा। और वो अभी 6 महीने बाद कनेक्ट करने वाली है, तो 6 महीने के बाद वो बाहर निकलेगा। बिल्कुल इजीली जज किया जा सकता है कुंडली से। एक ऐसी चीज जो एक अच्छी पार्टनरशिप में होनी चाहिए, हम उनके चार्ट में होनी चाहिए, वो क्या होगी?
दोनों के चार्ट में क्या अच्छी चीज हाँ होनी जी, चाहिए? उन दो पार्टनर्स के बीच क्या एक ऐसी अच्छी चीज होनी चाहिए उनके chart बहुत में? सारी चीजें हैं, बट अगर मोरालिटी वाला फैक्टर है ना, कि उनके बीच में, दोनों के बीच में एक मॉरल वैल्यूज है, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतरीन और फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए। कोई ऐसा इंसान, कोई हमारा दर्शक जो देख रहा हो और उसकी लाइफ में कुछ गलत फेस चल रहा हो उसके रिलेशनशिप में, तो क्या आप उसे एडवाइस करेंगे कि उसे अपना चार्ट अभी मिलवाना चाहिए? बिल्कुल मिलवाना चाहिए, क्योंकि चार्ट जरूरी नहीं है कि आपको पहले मिलवाना है। पहले मिलवाने का मतलब है कि आप अपना कंपेनियनशिप सेट कर रहे हो कि हमें करना नहीं करना। अब तो वो कर चुके हैं, तो अब आप क्या करोगे? अब अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए मिलाओगे कि कौन सा पैरामीटर अप है, कौन सा पैरामीटर डाउन है। तो कहीं ना कहीं लाइक सबसे पहला बेसिक स्टेप, अगर कोई देख रहा है और परेशान हो रहा है, तो चार्ट मिलाने का सबसे पहला बेसिक स्टेप है। हाँ, एक प्रायर आप स्टार्टिंग की बेसिक कंसल्टेशन भी लेते हो ना, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है, आपकी चीजें मैच हो जाती हैं। जब मैच होती हैं, फिर आप क्या करते हो? सेकंड थर्ड में ना अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हो। और अगर कोई जेनजी हमें देख रहा है, तो एक ऐसी चीज रिलेशनशिप के बारे में जो नहीं पता, जो जेनजी को नहीं पता पर उन्हें एक्चुअली पता होनी चाहिए, तो आपके थ्रू वो क्या ऐसी चीज होगी जो आप उन्हें कहेंगे? थोड़ा सा पॉज और पेशेंस लेके काम करें। तो इसी के साथ इस पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। आज रिलेशनशिप्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, जो प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशनशिप्स में, उनके कैसे उन्हें सॉर्ट करना चाहिए, कैसे उनको सही तरीके से फिक्स किया जाए, क्या सही माध्यम होता है। तो आई होप जो हमें देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, उनके कुछ सवालों के जवाब उन्हें मिले हो। एंड मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। नमस्कार।